हेलो दोस्तों, ज़्यादातर हार्ट अटैक वाले पेशेंट में किया जाने वाला सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हार्ट अटैक के पेशेंट में किया जाने वाला सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे सस्ता इजीली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन होता है। ज़्यादातर छोटी मोटी क्लिनिक्स में भी अवेलेबल होता है, 200-400 रुपये में किया जाता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक के पेशेंट में इसकी वैल्यू क्या है, क्या क्या चीज़ें इससे पता चलती है, क्या नहीं पता चलती है, क्या चीज़ों पर इस पर रिलाई करना चाहिए, क्या चीज़ों में नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हार्ट अटैक के पेशेंट में ईसीजी का क्या रोल होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। ज़्यादातर ईसीजी हार्ट के करंट का एनालिसिस है और जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट के करंट के वेक्टर्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ईसीजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। ज़्यादातर बड़े हार्ट अटैक एटलीस्ट ईसीजी में डिटेक्ट हो जाते हैं। बड़े हार्ट अटैक जिसे एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक बोलते हैं, या बड़े हार्ट अटैक जिसमें नली 100% बंद हो जाती है बड़ी आर्टरी, वो एटलीस्ट 95% केसेस में ईसीजी पे पिकअप हो जाते हैं अगर चालू अटैक के टाइम में आप ईसीजी किया तो। लेकिन छोटे अटैक यानी अनस्टेबल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना या ब्लॉकेज वाले केसेस ईसीजी में पिकअप नहीं होते हैं। इसीलिए छोटे अटैक्स में कई बार अपन उसको रिलाई नहीं कर सकते। छोटे अटैक्स की में प्रेडिक्टिव वैल्यू ईसीजी का खाली 50% है, यानी 50% केस में पिकअप होगा अनस्टेबल एंजाइना में। सिंपल ब्लॉकेजेस की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली ईसीजी में डिटेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं है। 20-30% आप मान सकते हैं कि अगर ब्लॉकेज रिलेटेड हार्ट का डायलेशन होता है या ब्लॉकेज रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं रिदम में तो वो पिकअप हो सकते हैं। ज़्यादातर अगर 70-80% ब्लॉकेज होगा तो उसमें ईसीजी में कुछ खास चेंजेस आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए कई लोग जो मान के चलते हैं कि ब्लॉकेज ईसीजी में पिकअप हो जाएगा वो गलत है। माइनर अटैक भी काफ़ी केस में मिस हो सकता है, एटलीस्ट 50% केस में। मेजर अटैक भी एटलीस्ट 5% केस में ईसीजी में मिस हो सकता है। लेकिन ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू सबसे ज़्यादा तब है जब आपने चालू अटैक के दौरान ईसीजी किया तो। अटैक खत्म होने के बाद या पेन खत्म होने के बाद यदि आप ईसीजी करते हो तो काफ़ी बार ईसीजी पूरी तरह नॉर्मल भी आ सकता है। कई बार अटैक की वजह से जो हार्ट में परमानेंट डैमेज हो जाता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो आपको दिखता रहेगा। अटैक के स्टेजेस भी कई बार आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कितने टाइम पहले अटैक आया उसकी वजह से। लेकिन माइनर अटैक्स में कई बार वो मिस हो जाएगा। बड़े अटैक्स में हार्ट जब परमानेंट डैमेज हो जाता है तो वो आपको ईसीजी में कई बार लाइफ टाइम भी पिकअप हो सकता है। हालांकि कुछ टाइम के बाद वो चेंजेस भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं। हो सकता है पूरी तरह डिसअपेयर हो जाए, हो सकता है ना भी हो। लेकिन बड़े अटैक से रिलेटेड डैमेज जो है, जैसे जैसे हार्ट इंप्रूव होने लगता है डैमेज के चेंजेस भी ईसीजी में कम होने लगते हैं। पर कुछ चेंजेस थोड़े बहुत केसेस में रह जाते हैं। ज़्यादातर ईसीजी लाइफ टाइम थोड़े बहुत अबनॉर्मलिटी शो करते हैं। 20-30% केसेस में ईसीजी पूरी तरह नॉर्मल भी हो सकता है बड़े अटैक के बाद भी। तो इसलिए ईसीजी को सब चीज़ों को ध्यान में रख के विचार करना चाहिए ईसीजी के बारे में कि ईसीजी जो बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट है, कितनी सही, कितनी गलत है, सारी चीज़ों को ध्यान देना आवश्यक है। हम सिर्फ खाली ईसीजी देख के कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ये सोच के अगर बैठ जाते हैं तो अगले केसेस में काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि कोई नली का अटैक है या नहीं, कौन सी नली का अटैक है, ये सारी चीज़ें भी ईसीजी बताता है। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन काफ़ी केसेस में कौन सी नली का अटैक है और कितना बड़ा अटैक है ये भी आपको ईसीजी में काफ़ी हद तक पता चलता है। कौन सी नली का अटैक है तो उसमें क्या है, कई बार एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के दौरान स्ट्रैटेजी प्लान करने में मदद मिलती है। कई बार क्या है, ब्लॉकेजेस मल्टीपल नलियों में निकलते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टेंट करें तो कौन सी नली को पहले करें, कौन सी नली को छोड़ दें। तो ये कन्फ्यूजन को भी कई बार ईसीजी हेल्प करता है। इसको लोकलाइजेशन ऑफ इन्फार्क्ट रिलेटेड आर्टरी बोलते हैं, यानी अटैक के दौरान कौन सी नली में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से आप असेस कर सकते हो कि किस नली में अटैक आया हो सकता है। और ज़्यादातर रूल ये होता है कि आप उस नली को ट्रीटमेंट पहले करते हो जिसमें अटैक आया हो। तो इसीलिए ईसीजी में अटैक के दौरान भी कौन सी नली का इन्वॉल्वमेंट है ये भी डिफ्रेंशिएशन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ईसीजी आपको हार्ट अटैक का साइज़ बताता है, यानी छोटा अटैक है या बड़ा अटैक है, ये भी कुछ हद तक पता करने में मदद करता है। यदि बड़ा अटैक है तो इसी में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, छोटा अटैक है तो कम चेंजेस आएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी हद तक ईसीजी में पता चलती है। हालांकि इस मामले में इको की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ईसीजी आपको इस मामले देता है। इसके अलावा अटैक का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं ये भी आपको ईसीजी में पता चलता है। मान लीजिए अटैक के बाद आपने खून पतला करने का इंजेक्शन दिया, नली खुली या नहीं खुली, उसका भी काफ़ी हद तक आपको अंदाज ईसीजी में मिल जाता है। एंजियोप्लास्टी आपने की, उसके बाद नली खुलने के रिलेटेड चेंजेस आए या नहीं आए, यानी कितना सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी हुआ,
परफ्यूजन टिश्यू में आया या नहीं आया, ये भी काफ़ी हद तक ईसीजी में पिकअप हो सकता है। हालांकि इस मामले में भी 100% एक्यूरेसी नहीं है, काफ़ी गलतियां होती हैं ईसीजी के इंटरप्रिटेशन में, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक उस बारे में जानकारी देता है। रीब्लॉकेज अगर हो रहा है, स्टेंट में क्लॉटिंग अगर हो रही है, दोबारा अटैक आ रहा है, तो वो भी ईसीजी में चेंजेस पिकअप हो सकते हैं। मान लीजिए अटैक आया, एक बार चेंजेस सेटल हो गए, फिर वापस से अगर चेंजेस आना चालू हो गए, इसका मतलब नली जो खुल गई थी वो वापस बंद हो गई, स्टेंट जो आपने किया उसमें वापस क्लॉट आ गया, कुछ इस तरह के चेंजेस भी कई बार उसमें पिकअप हो सकते हैं। इसके अलावा अटैक के दौरान जो रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि अटैक के केस में मृत्यु का काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण होता है, कार्डियक डेंजरस जो अरिथमियाज होते हैं वो भी ईसीजी में कई बार पिकअप होते हैं। ईसीजी में हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अगर ब्लॉक हुआ हो, कंडक्शन ब्लॉक्स अगर हुए हो, जैसे आरबीबी एलबी मॉर्फोलॉजी अगर डेवलप हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें भी ईसीजी में कई बार पिकअप होती है। ओवरऑल ईसीजी आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटिफिकेशन करने में मदद करता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में हार्ट अटैक में मृत्यु दर कैसा होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस कैसा है, हार्ट अटैक के दौरान या हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद पेशेंट में प्रॉब्लम्स आने का चांस कितना है। काफ़ी कुछ रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करने में भी ईसीजी आपकी मदद करता है। फॉलोअप के दौरान जब पेशेंट वापस आता है तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, ईसीजी में कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है, सुधार सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई वापस कंडक्शन ब्लॉक तो नहीं हुआ, स्टेंट में वापस क्लॉटिंग तो नहीं आई, ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक ईसीजी में आपको मदद मिलती है जानने में। हालांकि स्टेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, या एक्यूरेटली ईसीजी में उतना अच्छा पता नहीं चलेगा। ट्रेडमिल टेस्ट इसके लिए कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमिल टेस्ट में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक ईसीजी आपकी इस मामले में मदद कर सकता है, थोड़ी बहुत जानकारी ईसीजी आपको दे सकता है। पर हाँ, ब्लॉकेज के लेवल पर बहुत ज़्यादा उसमें भी पिकअप नहीं होगा। ब्लॉकेज रिलेटेड हार्ट को अगर कुछ डैमेज होता है तो वो डैमेज पिकअप होगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, जो आपको समझने की आवश्यकता है कि ब्लॉकेजेस अगर 70, 80, 90% के लेवल पे हो तो यूजली वो कई बार ईसीजी में मिस हो जाते हैं, ज़्यादातर केस में ईसीजी में मिस हो जाते हैं। लेकिन वो ब्लॉकेज रिलेटेड अगर हार्ट का डायलेशन हो, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम डैमेज हो, हार्ट में अटैक हो, हार्ट का टिश्यू अगर मर जाए, वैल खराब हो जाए, ये सारी चीज़ें ईसीजी में कुछ चेंजेस पैदा कर सकती हैं जो डिटेक्ट हो सकती हैं। पर कई बार सिर्फ ब्लॉकेज के लेवल पे वो डिटेक्ट नहीं होता। हार्ट अटैक डिटेक्ट होता है, पर मेजर अटैक में डिटेक्शन की प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है, माइनर अटैक में डिटेक्शन की प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है। अटैक के दौरान ईसीजी करेंगे तो प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है, अटैक के बाद ईसीजी करेंगे, पेन खत्म होने के बाद करेंगे तो प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है। कई केसेस में ईसीजी लाइफ टाइम चेंजेस दिखाता रहता है, कई चेंजेस में वो ईसीजी टाइम के साथ ठीक होते भी चले जाते हैं। डिपेंड करता है कितना अटैक से डैमेज हुआ, और डिपेंड करता है कि डैमेज होने के बाद कितनी हीलिंग हुई। ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि वो ईसीजी चेंजेस कितने टाइम तक आते रहेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी अटैक के दौरान ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देता है, और क्या क्या चीज़ों में ईसीजी की वैल्यू है, कहाँ हम ईसीजी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कहाँ ईसीजी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इको में, ट्रेडमिल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पता चलती है, ऑलरेडी काफ़ी सेपरेट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है, ये ज़रूर चेकआउट करिए। ईसीजी के बाकी रोल्स पर भी हमने वीडियोज़ किए, ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।